नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 8 दिसंबर 2023 को कक्षा 9 और 10 के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भाषा अहर्ता में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं की आंसर की आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इंग्लिश से कुल मिला के जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या कुल 8 थी और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 8 प्रश्न इंग्लिश से और कुल 22 प्रश्न हिंदी से पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम इंग्लिश का जो पोर्शन है उसी को देखेंगे। और कल मैंने जब वीडियो अपलोड किया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि क्लियर विजुअल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आज मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर को टाइप करवा लिया है ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल क्लियर रहे। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हस्बैंड ब्रदर इज, हस्बैंड के भाई को क्या कहेंगे? ब्रदर इन लॉ, कजिन, सन, मोर देन वन ऑफ एबव एंड नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए था। अगला क्वेश्चन है मदर्स पेरेंट्स आर, यानी कि माता के जो माता पिता हैं उनको आप क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उसके मुताबिक आपको आंसर देना है। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर्स, ये पिता के माता पिता को कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। सन इन लॉज, ये तो होगा ही नहीं, तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसका आंसर ऑप्शन सी में जाएगा। तीसरा विकल्प है इन दिस स्कूल। तीसरा क्वेश्चन है इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। आपको बताना है कि यहाँ पर जो डैश है वहाँ पर क्या आएगा? द, एन और ए। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आएगा आपका द। ठीक है, यानी कि पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई, आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज़ डैश एक्ट्रेस। तो यहाँ पर है कि एक्ट्रेस से पहले क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा या फिर द लगेगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो विकल्प है उसके मुताबिक देखेंगे तो इसमें जो आपका आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है? जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बन रहा है ऑप्शन सी, यानी कि आपको यहाँ पर एन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे एन। फिर अगला क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिवर। तो ये जीएस का क्वेश्चन है। गंगा तो रिवर है ही है, और तो बे ऑफ बंगाल ये रिवर नहीं है, और गोदावरी भी रिवर है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो सोफा सेट तो आप रखते ही हैं, ठीक है, लेकिन वॉशिंग मशीन और चिमनी ये दोनों नहीं होते हैं, तो इसका विकल्प रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि आप उत्तर देंगे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है टुडे इज संडे, अगर आज आपका जो है रविवार है तो द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, तो इसके पहले, तो अगर संडे आज है तो ये शनिवार हो जाएगा और ये हो जाएगा फ्राइडे, यानी कि हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी। नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, नवंबर का जो महीना होता है वो किस महीने के बाद में आता है? तो आपको पता ही है कि अक्टूबर के बाद में आता है। यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उसमें अक्टूबर है नहीं, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन ई। ठीक है, यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन ई बनेगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? झुकाव, भाव विह्वल या उल्लेखनीय। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो प्रत्यय है झुकाव में भी है और उल्लेखनीय में भी है, भाव विह्वल में कोई भी प्रत्यय नहीं है, तो ये प्रत्यय रहित शब्द है, यानी कि विकल्प बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि भाषा की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? विचार या भाव प्रकट करने वाला सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है, ये तो बिल्कुल सही है। और विचार या भाषा को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं, ये गलत होगा। विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा, ये भी करेक्ट है, यानी कि उपयुक्त में एक से अधिक सही है, तो हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 2, 3, 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। क्यों? क्योंकि अगर आप अलग अलग प्रकार से देखेंगे तो
जैसे कि एक सम्मिलित और विपरीत स्वर होते हैं, तो ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। इसी प्रकार से स्वर के जो प्रकार हैं वहाँ पर यहाँ पर एक से अधिक विकल्प आपके सही हो रहे हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। हर्ष स्वर कौन सा होता है? तो अ, आ और ई में से हर्ष स्वर कौन सा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो प्रश्न है कि उच्चारण के आधार पर, तो इसका आंसर था 8। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 8 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो ख च छ में से कौन सी ध्वनि है जो कि अल्प प्राण है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि च। घोष ध्वनि कौन सी है? ग ज और ध में घोष ध्वनि कौन सी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ग ज और ध है इसमें सभी में आपको देख रहा हो कि घोष उत्पन्न हो रहा है, सघोष। तो यानी कि यहाँ पर जो विकल्प है ऑप्शन डी यही करेक्ट बनेगा। स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? प फ म में स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? तो इसका जवाब है पूरा जो ये प भी है फ भी है, तो दोनों ही यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन में आएंगे, तो सही जवाब है ऑप्शन डी। अग्नि शब्द का विशेषण क्या है? तो अग्नि शब्द का जो विशेषण होगा फ्रेंड्स वो आग्नेय होगा, यानी कि विकल्प इसका सही है ऑप्शन बी। और इसके अलावा आग्निक यानी कि यज्ञ में जो अग्नि प्रयोग में लाई जाती है उसको आग्निक भी कहते हैं, तो ये विकल्प भी सही हो सकता है, तो हम उत्तर देंगे ऑप्शन डी को। ठीक है, फिर प्रकम्पी व्यंजन कौन सा है? तो प्रकम्पी व्यंजन ये र होता है, ये बिल्कुल रट लीजिए आप। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्धस्वर कौन सा है? तो अर्धस्वर यह भी होगा वह भी होगा, तो यानी कि इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, च वर्ग का व्यंजन कौन सा है? तो आपको पता ही है कि च छ ज झ ये सब च वर्ग के ही व्यंजन हैं, तो विकल्प इसका सही बनेगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि क के की विहंग ख, मतलब कि यहाँ पर विकल्प दिया गया है कि पहला विकल्प है के की, दूसरा विकल्प है विहंग, तीसरा विकल्प है खग और चौथा है पिक। विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय हैं? तो केवल विहंग और खग ये पक्षी के पर्याय होते हैं। ठीक है, तो ख और ग वाला जो विकल्प है ये सही है। बाकी जो है ये देखो अलग अलग पक्षियों के नाम हैं, जैसे कि के की जो होता है ये मोर का, और पिक जो होता है ये मैना को कहा जाता है। तो यहाँ पर केवल ख और घ, क्योंकि पक्षी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हम अलग अलग चिड़ियों के बारे में बात यहाँ पर नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पर क और घ को छोड़कर केवल ख और ग को हम लेंगे उत्तर में, तो विकल्प बी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? विलोम शब्द का तो का पुरुष मतलब कायर, ये तो सही है, तो ये विलोम नहीं है, समानार्थी हैं ये। कुत्सा निंदा भी सही है। सकल विकल ये दोनों अलग अलग अर्थ रखते हैं लेकिन आपस में विलोम नहीं है, तो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यह कहना आपकी गलती है, ये इसकी जगह होना चाहिए था, यह कहना आपकी भूल है। चरखा चलाना चाहिए, ये तो जो है सही है। मुझसे यह काम संभव नहीं, तो मेरे द्वारा यह काम संभव नहीं, ये ऐसा होना चाहिए था। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हैं जो कि अशुद्ध हैं, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बन रहा है वो ऑप्शन डी बन रहा है। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? तो आपको पता ही है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल और संयुक्त दिया गया है, मिश्र वाक्य दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर विकल्प ए ही हमारा उत्तर बन जाएगा। विकल्प ई मतलब क्या है कि रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प ए है ये वाक्य का भेद नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा, न कि ई। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है, यही हमारा उत्तर है। फिर आगे बढ़ेंगे। जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो, तो एकार्थी शब्द ऐसे होंगे नहीं, ना ही अनेकार्थी होंगे। ऐसे शब्दों को कहा जाता है उणार्थक शब्द। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है जिसे बुलाया न गया हो? तो फ्रेंड्स इसका मतलब होगा कि अनाहूत। अनाहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया न गया हो, तो विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन था कि संज्ञा की मापतौल का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स संज्ञा की मापतौल का बोध कराने वाले जो विशेषण होते हैं उनको क्या कहते हैं? परिमाणवाचक, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है इसका।
अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर जल शब्द की कोट क्या है। तो जल जो है फ्रेंड्स ये आपका जो है रूढ़ शब्द में आएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि इसका कोई भी अलग अस्तित्व नहीं है। ज और ल मिल के ही एक शब्द बन रहा है जल, तो ये जो है रूढ़ शब्द है। ना तो ये यौगिक है ना ही योग रूढ़ है। ठीक है, योग रूढ़ में क्या होता है कि एक तीसरा अर्थ निकलता है। यौगिक शब्द में जब दो शब्द मिलकर एक शब्द बनते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। तो ये जल क्या है कि एक रूढ़ शब्द है। तो विकल्प ए करेक्ट है आपका। निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद आपको पता ही होता है कि ये दोहा और सोरठा दोनों ही मात्रिक छंद हैं। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। और इसके बाद उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे भाषा से संबंधित हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, और ये परीक्षा हुई थी 8 दिसंबर 2023 को 9 और 10 के लिए ये आज की परीक्षा हुई थी। तो उसी का ये हल प्रश्न पत्र है। बाकी सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पूछा गया था उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना चुका हूँ और जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।